अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। और तमाम स्टूडेंट्स को आज मैं ये कहना चाहूँगा, आज से पहले जितने भी वीडियो आपके सामने आई वो स्पेशली यूट्यूब के लिए रिकॉर्ड की गई। और आज हम क्लास 10 में चैप्टर नंबर 6 अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे और 3 एक्सरसाइज हैं 6.6, 6.7 और 6.8 जो कि पुरानी बुक के लिहाज से, नई बुक के लिहाज से 1.6, 1.7, 1.8 ये लाजमी एग्ज़ाम में एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपकी क्लास में आता है। और अटावा ग्रुप ट्यूशन, हमारे इलाके का नाम अटावा है। अब जैसे कि नाज़माबाद, गुलिस्तान जौहर, गुलशन और बफर जोन, इसी तरह अटावा सोसाइटी भी एक छोटी सी आबादी है जिसका नाम है। और यहाँ पे हमने एक अटावा ग्रुप ट्यूशन के नाम से ट्यूशन सेंटर खोला हुआ है। और इसमें जो पढ़ाने वाले टीचर्स हैं, मैथ्स 29 या 30 ईयर्स से मैं 21 अक्टूबर से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था। हिसाब लगा ले मेरा ख्याल से 30 साल हो चुके हैं। और डॉक्टर अमजद जो मुझसे भी ज़्यादा सीनियर हैं और उनको मुझसे 5 साल ज़्यादा एक्सपीरियंस है। और उसके अलावा सर उस्मान है जो एनएडी से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हैं। और हम तीनों मिलके इस तरह से पढ़ाते हैं कि मेरा सब्जेक्ट्स मैथ्स का है और सर अमजद दोनों सब्जेक्ट्स ही पढ़ाते हैं, फिज़िक्स और केमिस्ट्री। सर उस्मान भी दोनों सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं। लेकिन ये मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत से एरियाज़ होते हैं इसके अंदर एक ही टीचर पढ़ा रहा होता है और वो सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा होता है। इसमें कोई शक नहीं कि बहुत अच्छे भी टीचर्स होते हैं, लेकिन जैसे ओपीडी डॉक्टर्स होते हैं, यानी कि नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, ये सारा एक ही डॉक्टर चेक करता है। लेकिन जब उसके हाथ से केस निकल जाता है तो वो स्पेशलिस्ट के पास रेफ़र करता है, हार्ट के पास, किडनी वाले के पास। तो यहाँ पे हम एक टीचर सारे सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ा, क्योंकि मैं अगर हार्ट का डॉक्टर हूँ यानी कि मैथ्स पढ़ाता हूँ, तो डॉक्टर अमजद और उस्मान किडनी और लंग्स के डॉक्टर्स हैं और वो अपनी अपनी फील्ड के सर्जन और माने हुए वो भी डॉक्टर्स हैं। तो यहाँ पे हमारा सिलसिला ये होता है कि जब तक के स्टूडेंट्स नहीं आते तो थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं कि मैथ्स वाले दिन स्टूडेंट मेरे पास आते हैं, फिज़िक्स केमिस्ट्री वाले दिन उन टीचर्स के पास जाते हैं। लेकिन सिलसिला ये है कि इस इलाके के अंदर जो बच्चे बहुत अच्छे कॉलेजेस के हों वही हमारे पास आते हैं। बुनियादी तौर पे चूँकि उनकी बहनें भाई वगैरह पढ़ चुके हैं और आजकल जो अच्छा पढ़ता है और यकीनी तौर पे अच्छे टीचर ही की तलाश पे वो रहता है। और बहुत से स्टूडेंट्स हैं और मैं ये भी यहाँ पे बताता चलूँगा, क्योंकि अभी हमारे 2 स्टूडेंट्स ही आए और बारिश भी हो रही है तो थोड़ा सा लेट हो रहा है सिलसिला। तो बहुत से जो होते हैं स्टूडेंट्स, वो जब कोचिंग में पढ़ते हैं तो होता ही है कि कोचिंग में, मैं भी जब बड़े बड़े कोचिंग में पढ़ाया करता था तो हम बहुत अच्छी अगर बात बताते थे ना तो अच्छे बच्चे तो बहुत खुश होते थे, वीक बच्चे जो है वो बहुत टेंशन में आ जाते थे। लेकिन वो हमारे इब्तदाई दिन थे। लेकिन हमने नोट किया कि कोचिंग में बहुत ज़्यादा आपको टेक्निक्स को फॉलो करना होता है। अगर आप अच्छे बच्चों को फोकस करते हैं तो वीक वाले बच्चे जो है वो थोड़ा प्रॉब्लम का शिकार हो जाते हैं। और वीक्स को अगर हम करते हैं तो अच्छे बच्चे हमारे कोचिंग छोड़ के जाना शुरू कर देते हैं। तो बीच का आपको लेवल लेके चलना पड़ता है। और यकीनी तौर पे जो बच्चे बहुत अच्छा पढ़ने वाले होते हैं वो कोचिंग के अंदर भी अच्छे क्वेश्चंस कर लिया करते हैं। और जो नहीं पढ़ने वाले होते हैं वो चाहे वो अकेले पढ़ें या 100 में पढ़ें, वो उनके लिए पढ़ना मुश्किल होता है। और ये ज़्यादातर बच्चों की सिलेक्शन कोचिंग होती है। तो यहाँ पे हमने, चूँकि हमारे एक सोसाइटी बाउंड्री वॉल है और यहाँ पे बच्चे जो है वो मेरे ख्याल से अगर हम बात करें
तो पूरी सोसाइटी में मैट्रिक के कोई 15 स्टूडेंट होंगे, या फिर फर्स्ट ईयर की अगर बात करें तो 9-10 होंगे। एक्सपीरियंस उनकी बहनों का होता है, वहाँ चले जाते हैं। तो लेकिन हम किसी को मना नहीं करते, चाहे वो हमारे पास 2 स्टूडेंट आए या 4 आए या 6 आए, तो हम उन्हें पढ़ाते हैं, क्योंकि वजह ये है कि काम है हमारा पढ़ाना। लेकिन जाहिर सी बात है कि जब नए एरिए में जाता है टीचर, तो थोड़ा सा टाइम उसको लगता है एडजस्ट होने में, और नए बच्चे आते हैं वो उनको नहीं पता लगता टीचर्स के बारे में। और इस सिलसिले में अब हमारे स्टूडेंट्स काफ़ी बाहर जमा हो चुके हैं, और मैंने कहा जब तक कि मैं आपसे बात करता हूं तो उनको आपके सामने नहीं पेश करता और आप लोगों से बात कर लेता हूं। तो अब आ चुके हैं, तो अब स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है। तो तमाम स्टूडेंट्स आ चुके हैं हमारे सामने और हम अपने लेक्चर को स्टार्ट कर रहे हैं। और आज का लेक्चर थोड़ा सा चेंज होगा, क्योंकि आज लाइव आपके सामने आ रहे हैं। और हाँ भाई, सारे स्टूडेंट आ चुके हैं। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि हमारे पास मैट्रिक बोर्ड के अंदर एक क्वेश्चन लाजमी आता है, 10 सालों में लाजमी आता है। लेकिन इस क्वेश्चन के बारे में ये है कि हमारे बुक के अंदर 3 एक्सरसाइज है, 1.6, 1.7, 1.8। तो जैसे कि हमने ऊपर मेंशन भी किया है कि 1.6 हमारा फैक्टराइजेशन होता है, और 1.7 कंप्लीटिंग स्क्वायर, और 1.8 आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है। अब होता इस तरह से है कि हमें जब क्वेश्चन दिया जाता है तो उस वक्त कोई मेथड को मेंशन नहीं करते। इस तरह से क्वेश्चन आता है जो हमने एक एग्जाम्पल से लिया है, और इसमें लिखा हुआ है कि फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस इक्वेशन। अब ये इक्वेशन बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और बात को हम पूरी तफसील से आपके सामने बताएंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक y दिया हो जाता है और उसकी पावर मैक्सिमम 2 होती है, और उसके बाद y की पावर 1, और यहाँ पे y नहीं होता है, यानी कि इसकी पावर 0 लगाई जाती है, और 0 का मतलब होता है 1 होता है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। लेकिन y की पावर अगर मैक्सिमम स्क्वायर हो तो वो क्वाड्रेटिक कहलाएगी, अगर y की पावर 3 हो तो वो क्यूबिक इक्वेशन कहलाएगी। और हमें इस क्लास में ये बात याद रखनी पड़ेगी, तमाम स्टूडेंट गौर से सुन लें कि हमें जितनी y की पावर होगी उतने ही इसके आंसर होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर y के ऊपर स्क्वायर है तो इसके 2 आंसर आएंगे, और उन आंसर को मैथमेटिक्स लैंग्वेज में रूट्स कहा जाता है। यानी कि हर सब्जेक्ट की एक लैंग्वेज होती है, और उस लैंग्वेज में हम नॉर्मली तो कहेंगे भाई इसके 2 आंसर आते हैं। लेकिन अगर y के ऊपर स्क्वायर है तो ये MCQs भी आ सकती है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दें और आपसे कहें इसके डैश रूट्स होते हैं। तो हमने ये देखना कि भाई अगर क्वाड्रेटिक, अच्छा अगर इक्वेशन ही लिख के दे रहा है और ये कह रहा है कि इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन डैश रूट्स, टोटल डैश रूट्स, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 आंसर 2 रूट्स कहलाते हैं उसके, ठीक है। और अगर क्यूबिक इक्वेशन का, वैसे हमारा यहाँ पे टॉपिक नहीं है, अगर क्यूबिक बोलेंगे तो उसके 3 रूट्स होते हैं। तो हमेशा जितनी पावर y की उतने उसके आंसर्स होते हैं। और बोर्ड में जब भी ये क्वेश्चन आता है तो उसमें वो शर्त नहीं लगाते कि आप इसे फैक्टराइजेशन से करें, आप कंप्लीटिंग से करें। हाँ, एक आध बार इन्होंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से लाजमी कहा है कि इससे करें। तो सबसे पहली बात ये है कि तमाम स्टूडेंट जितने भी यहाँ बैठे हैं ये बात को गौर से समझ लें कि 10 ईयर्स के अंदर ऐसा होता है कि 10 सालों में कि 5 क्वेश्चन तो फैक्टराइजेशन से हो जाते हैं, लेकिन 5 क्वेश्चन 10 में से ऐसे होते हैं जो कि फैक्टराइजेशन से नहीं होते। इसके लिए मैं आपको एक बात बताऊंगा कि अगर नॉर्मली हम 100 क्वेश्चन लें तो उस 100 क्वेश्चन में से फैक्टराइजेशन से हमारे 50 क्वेश्चन हो जाएंगे, यानी 100 में से 50 हो जाएंगे और 50 नहीं होंगे। जब हम एक्सप्लेन करेंगे तो बताएंगे भी। और अगर हम कंप्लीटिंग से कर रहे हैं, अगर देखें अगर कोई मेथड नहीं कहते
तो आपकी मर्जी है, लेकिन आपका नॉलेज क्या होना चाहिए कि फैक्टराइजेशन में 100 में से 50 हो जाते हैं, 50 नहीं होते। कंप्लीटिंग में 100 में से 93 हो जाएंगे, 7 नहीं होंगे अगर उसकी मिडिल टर्म नहीं है। और 1.8 यानी कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, तो इसमें 100 में से 100 हो जाएंगे। तो ज्यादा बेहतर ये होता है कि हर बच्चा 1.6 की प्रैक्टिस रखे। अगर उससे हो जाता है, शॉर्ट टाइम में होता है, टाइम की बचत होती है, और बहुत से इसमें फायदे होते हैं, बहुत सी इसमें टेक्निकल मिस्टेक्स होने से आप बच सकते हैं। जबकि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अगर इससे हम करते हैं बहुत लेंथी चलता है और इसमें बहुत सी ऐसी गलतियां होने के चांसेस होते हैं कि जो आप लोगों को पता भी नहीं चलता। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, अगर हमारे पास हम डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की प्रैक्टिस करें तो वो भी ठीक है, लेकिन हमें चाहिए कि हमें ये वाला फैक्टराइजेशन का भी मेथड आए। और 1.7 अगर आती है तो वेरी गुड, नहीं आती तो हमें 1.8 क्वाड्रेटिक का फॉर्मूले का तरीका आता हो। चूंकि 100 में से जाहिर सी बात है 100 के 100 का आंसर आ जाता है, और यहाँ पे 50 का आता है, यहाँ पे 93 का आता है। क्या कह रही हैं आप? सर अगर ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सारे हो जाते हैं तो फिर ये दो क्यों, हम सारे इससे ही कर सकते हैं फैक्टराइजेशन। यानी आप ये कह रही हैं मरियम कि अगर क्वाड्रेटिक से सारे हो जाते हैं तो हमें आखिर फैक्टराइजेशन और कंप्लीटिंग को सीखने का क्या फायदा है? देखो, मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ कि कराची से लाहौर आपका एरोप्लेन भी जाता है, आपकी ट्रेन भी जाती है, आपकी बसें भी जाती हैं। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि कराची से लाहौर जाना है तो जहाज़ भी जा रहा है और ट्रेन भी जा रही है और बसें भी जा रही हैं। तो हम ये क्यों ना बोलें कि भाई जहाज़ चलाओ, बाकी सारी चीज़ें बंद कर दो। तो आप गौर करें कि जहाज़ हर शहर में, हर गांव में नहीं जाता। तो जैसे मैंने कहा कि 100 में से 50 क्वेश्चन हो जाते हैं, तो ये बिल्कुल ऐसी मिसाल है जैसे हम जहाज़ से जा रहे हैं। तो जहाज़ लाहौर जाता है ना, छोटे छोटे कई ऐसे देहात हैं जहाज़ वहाँ तो नहीं उतर सकता। तो लिहाजा 100 में से 50 मुसाफिर ऐसे होंगे जो जहाज़ पे चले जाएंगे चूँकि इन्होंने लाहौर जाना है। लेकिन कई ऐसे होंगे जिन्होंने लाहौर नहीं जाना, उनके लिए जहाज़ कारआमद साबित नहीं होगा और बाज़ों के पास इतना पैसा भी नहीं होगा। तो अब ट्रेन जो है वो कई शहरों में भी जाती है। और जहाँ तक अगर इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को अगर हम बस कह लें या कार कह लें, तो आपको पता है कि कार तो घर के गली तक चले जाएगी। तो इस तरह हम जिंदगी के अंदर भी तो ये बात कह सकते थे। तो लिहाजा मैथ में भी एक जिंदगी बसी हुई है, हमें इससे बहस नहीं करनी चाहिए। हमें क्या है कि सारे मेथड सीखने चाहिए। सवालात, आपका सवाल बहुत अच्छा था और जहन में आते भी हैं अच्छे बच्चों के, लिहाजा ये मैंने आपको जवाब दिया। तो अब हम सबसे पहले इसको फैक्टराइजेशन से करेंगे और फैक्टराइजेशन से इस क्वेश्चन को कर लेना बहुत बेहतर होता है। वजह यह है कि इसके स्टेप्स कम हैं और बहुत जल्दी इसका आंसर आता है। लेकिन इसमें सबसे पहले हमने जो क्वेश्चन सेलेक्ट किया है वो एक ऐसा क्वेश्चन सेलेक्ट किया है कि जो फैक्टराइजेशन और क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से जब हम आपको एक्सप्लेन करेंगे तो इस तरीके से जो है वो मैक्सिमम बातें आपके सामने आ सकेंगी। तो फैक्टराइजेशन में जब क्वेश्चन हमें कहा जाता है तो ज़्यादातर हमारे एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन होता है कि फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ कोई भी आपको इक्वेशन दे दी जाती है। लेकिन बुक के अंदर अगर हम बात करें तो बाज़ क्वेश्चन में एलसीएम आता है और एलसीएम के बाद फिर हमारे पास ये सिलसिला आगे बढ़ता है। अब सबसे पहले ये बात है कि हम इस क्वेश्चन को जैसे यहाँ पे लिखेंगे 2y², तो यहाँ पे आपने सॉल्यूशन लिखना है। सॉल्यूशन लिखने के बाद पूरे क्वेश्चन को बिल्कुल सेम इसी तरीके से उतार लेना नीचे, और उतारने के बाद अक्सर टीचर ये बात आपसे करते हैं कि फैक्टराइजेशन यानी कि हमारे चैप्टर नंबर 5 में 9th क्लास में भी थी कि आपने इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करनी है। तो ज़्यादातर टीचर कहते हैं कि इस नंबर को इस नंबर से आप मल्टीप्लाई करें और फिर उसके फैक्टर निकालें। तो ये बात गलत नहीं है, लेकिन ये एक इजाफी काम है
और इस काम से अगर आप बच सके तो ज़्यादा बेहतर है। अब बजाय ये कि आप 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें और 12y, या फिर बड़े बड़े नंबर हों तो इससे भी बड़ा मल्टीप्लाई करके आए, बेशक कि हमारे पास कैलकुलेटर मौजूद है। करने हमें इसके फैक्टर होते हैं, और फैक्टर की लॉजिक की बुनियाद पे हम क्या करते हैं कि जैसे यहाँ 2 लिखा है तो रफ अर्थ में डायरेक्ट हम 2 किसका मल्टीपल है, 2 1 जा 2, और इसके बाद 6 किन दो नंबर्स का मल्टीपल है। ये अगर हम 6 के फैक्टर करते हैं तो क्या आएगा, 2 3 जा 6। अब अगर हम उस तरीके से भी करते हैं तो क्या तरीका था, 6 2 जा 12। ये तो खैर छोटा नंबर था, और 12 करने के बाद हम क्या लिखते हैं कि इसकी जब फैक्टर करते हैं तो 2 6, फिर 2 से 3, फिर 3 के बाद यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1। तो आप ये देखें कि ये दोनों 2 ये रहे और 3 और 1 ये लिखे हुए। तो अगर हम मल्टीप्लाई करें तो एक काम ज्यादा नहीं कर रहे क्या। तो बहरहाल हर टीचर की जैसे शक्ल चेंज है उसकी सोच भी चेंज है, तो ऐसा भी करना चाहते हैं तो कर ले, लेकिन मैं आपको ये एडवाइस दूंगा कि यहाँ जो नंबर लिखा है आप उसके डायरेक्ट फैक्टर बना दें। कभी उसके 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, और यहाँ जो नंबर लिखा है उसके डायरेक्ट फैक्टर है। अब करना ये होता है जो कि आपने क्लास 9 में भी सीखा है कि बीच में हमारे पास माइनस के 7y लिखे हुए हैं। तो यहाँ से हमने कोशिश करनी है कि 2 टर्म ऐसी तैयार करें जिसे हम इन चारों नंबर से ऐसी 2 टर्म बनाएं जिसे ऐड करें तो हमारे पास ये मिडल टर्म जो कि -7 लिखी है ये आ जाए। तो हम मुख्तलिफ तरीकों से कर सकते हैं, जैसे 2 1 जा 2 एक टर्म बना ली और दूसरी 3 2 जा 6 बनी। अब हम इससे -7 क्या बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, तो बिल्कुल नहीं बना सकते। इसकी बुनियादी वजह यह है कि ये कोई भी इसके साथ साइन लगा ली जाए तो -7 नहीं आ सकता। तो फिर हम अपने फैक्टर्स को चेंज करेंगे, और चेंज करेंगे तो मैं जानबूझ के ऐसे फैक्टर बना रहा हूँ जिससे कि मिडिल टर्म ब्रेक ना हो और आपको ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लेन कर सकूं। हालांकि मुझे पता लग चुका है कि किस तरह से बनेंगे। अब देखें 2 1 जा 2, तो मैंने 2 ले लिया, 3 2 जा 6, तो यानी कि तकरीबन उसी तरह से हमारे पास बात बनी कि 2 1 जा 2 3 2 जा 6, जैसे यहाँ पे बन रही थी 2 1 जा 2। कहने का मतलब है कि आप इन 2 को मिला के 2 टर्म बना लें, या फिर इन 2 को जो कि वही आ रही है बना लें, तो इससे -7 नहीं आ सकता। लेकिन इसके जो सही फैक्टर है वो ये कि 2 2 जा 4 और 3 1 जा 3। तो एक्सप्लेन करने के लिए मैंने आपको जानबूझ के, यानी जानबूझ के मुराद है कि मैं जब आपको भी एक्सपीरियंस होगा आप आसानी से बना लेंगे, लेकिन मैंने डायरेक्ट नहीं बनाया ताकि आपके जहन में ये हो कि डायरेक्ट ही बन जाते हैं। शुरू के दिनों में जब आप सीखते हैं तो आपके फैक्टर्स बनने में प्रॉब्लम होता है। तो अब आप ये देखें कि एक आया 2 2 जा 4, एक आया 3 1 जा 3। तो हमें पता है कि हम अगर इन दोनों की नेगेटिव साइन लगा देंगे तो ऐड करने के बाद हमारे पास जो है -7 आ जाएगा। अच्छा, बहुत से बच्चे ये समझते हैं कि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ऐड करते वक्त माइनस साइन में ऐड होता है, और अगर ग्रेटर नंबर की साइन माइनस हो तो माइनस लगाते हैं, अगर पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव लगाते हैं। मल्टीप्लाई नहीं होता, अगर चूंकि मल्टीप्लाई होता तो 4 3 जा ये 7 नहीं होता, 12 होता। तो इस बात को अच्छी तरह से ध्यान में रखना है, और इस तरीके से हमने अपने फैक्टर बनाने में कामयाब हो गए। तो याद रहे कि पहली वाली टर्म तो बिल्कुल सेम आ जाएगी, और लास्ट वाली टर्म को थोड़ा सा एक टर्म आगे बढ़ा के यूं लिख देंगे, सिर्फ समझाने के लिए। जब आपको प्रैक्टिस होगी तो आप यकीनन डायरेक्ट ही करेंगे। ये -7y हमारे पास 2 टर्म में टूट गए, यानी कि 2 टर्म में ब्रेक हो गई। ये तो गलत है फैक्टर, ये करेक्ट है। तो एक आ जाएगा -4y और दूसरा आ जाएगा -3y। अच्छा, आपकी इसमें मर्जी है कि आप इसे पहले लिख लो या इसको लिख लो, लेकिन यहाँ चेक लाजमी कर लेना कि दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये बनना चाहिए। ये वाली टर्म सेम आ जाती है, तीसरी टर्म चौथी टर्म बन जाती है। इस टर्म को 2 टर्म में ब्रेक करना है, और यही इस
फैक्टराइजेशन की मिडिल टर्म की टेक्निक है। और अगर ये हमें छोटी क्लासेस में बड़ी अच्छी आ जाए तो बड़ी क्लासों में हम बहुत एक्सपर्ट हो जाते हैं। फर्स्ट ईयर में इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, लेकिन अगर इसमें आप कमज़ोर रह जाएं तो ये चीज़ें बड़ी क्लास में बड़ी मुश्किल से समझ में आती हैं। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 2y आ रहा है, तो 2y हम कॉमन ले लेंगे और ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, y माइनस का 2। और इसी तरह इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 कॉमन लेंगे तो ये y और माइनस के 2 आ जाएंगे। और याद रखें कि जब ये दोनों ब्रैकेट सेम आते हैं तो इसके बाद इसका मतलब ये होता है कि हमारी ये फैक्टर बिल्कुल सही चल रही है। ये अगर यहाँ पे माइनस हो, यहाँ पे प्लस हो, अगर आपने कोई गलती नहीं की तो इसका मतलब है कि आपने क्या कुछ पूछ रहे हैं आप लोग, नहीं पूछ रहे। अच्छा, तो यहाँ पे क्या होगा कि y माइनस 2 हम कॉमन लेंगे फर्दर, और आगे यहाँ से क्या बचेगा, 2y माइनस के 3 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब y माइनस 2 इसको भी 0 के इक्वल रख देंगे, 2y माइनस 3 इसको भी हम 0 के इक्वल रखें। तो यहाँ से y हमारे पास प्लस का 2 आ गया और यहाँ पे 2y इक्वल्स टू प्लस का 3, और फिर जो y से मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए ये तो हमारा क्वेश्चन 1 2 3 4 5 स्टेप में हमारा आंसर आ गया। सिर्फ सीखने में हमें टाइम लगा, अदरवाइज और कोई नहीं था। तो इसका सॉल्यूशन सेट हमने आखिर में लिखना है। सॉल्यूशन सेट हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, सिंगल ब्रैकेट होगा और 2 आंसर आए, कोई भी आप पहले लिख दें, कोई भी आप बाद में लिख दें, ये इसका आंसर हो जाएगा। इतने काम के आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। और अगर मिडिल टर्म ब्रेक नहीं होगी तो हम फौरी तौर पे क्वाड्रेटिक फार्मूले पे चले जाएंगे। कंप्लीटिंग जो है आपका वो एक्स्ट्रा है, आपने उतार लिया, उतार लें आप फटाफट, आप लोग भी उतार लें भाई, इरज, बुशरा और अब्दुल्ला, ठीक है, कोई मसला तो नहीं, समझ आया। तो अब आप लोगों का, तमाम बच्चों का होमवर्क होगा कि फैक्टराइजेशन के शुरू के जो है ना 7 क्वेश्चन है, उसमें सिर्फ ये कहा हुआ है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ये होता है कि बस जैसे कि कहा है वाई स्क्वायर पहले, फिर उसके बाद वाई, फिर उसके बाद कांस्टेंट है। और अब बात करते हैं 1.8 के ऊपर, जो कि क्वाड्रेटिक फार्मूला है। कंप्लीटिंग थोड़ा सा मुश्किल है, बच्चों को अच्छा पसंद नहीं आता, तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूले को करते हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले में सबसे पहले आपने करना क्या है कि यहाँ पे हमें सबसे पहले सॉल्यूशन लिखना है, और सॉल्यूशन लिखने के बाद, सॉल्यूशन हमने सब में ही लिखना होता है लेकिन मेरी आदत है मैं भूल जाता हूँ। तो हमारी जो इक्वेशन है यहाँ पे वो है 2y स्क्वायर माइनस 7y प्लस का 6 इक्वल्स टू 0। तो इसे हमें नंबर 1 कहना है, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1, यहाँ इसको 1 का नाम देना है, और हम कर रहे हैं इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। और यहाँ पे हमें लिखनी है इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आप ये लिख सकती हैं। और वी नो दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्चुअली जो हमारा क्वाड्रेटिक एक फॉर्मूला है, उसमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली गई है उसमें x का इस्तेमाल हुआ है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो हमारे बुक में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको, उसमें x स्क्वायर वेरिएबल दिया गया है, और a x स्क्वायर का कोफिशिएंट है और b x का कोफिशिएंट है, और c जो है वो ओनली कांस्टेंट वैल्यू है। और जैसे कि यहाँ पे y स्क्वायर लिखा है तो ये 2 का मतलब है कि y स्क्वायर की क्वांटिटी 2 है और y की -7 है और कांस्टेंट +6 है। यानी कि दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं कि यहाँ x है लेकिन इसकी पावर 0 है। तो अब यहाँ पे मैंने जो क्वेश्चन शुरू में सेलेक्ट किया था वो जानबूझ के ऐसा किया था
कि यहाँ पे x की इक्वेशन ना हो बल्कि यहाँ पे कोई और वेरिएबल हो, ताकि मैं आपको एक ही क्वेश्चन से, हमारी यहाँ पे कोशिश होती है कि हम एक क्वेश्चन ऐसा समझाएं जो सबको कवर कर जाए, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि हम गाइड बन जाएं और सारे क्वेश्चन करवा दें, तो बच्चे फिर भी गलत करके आएंगे, क्योंकि हम एक ही क्वेश्चन में अपना सारा एक्सपीरियंस डालते हुए बात करते हैं। तो यहाँ पे y रखना भी एक हमारी साजिश थी, और यहाँ पे ताकि हम ये बात लिखें और हम मैक्सिमम आपको बात एक्सप्लेन कर सकें। इरज, आपने कुछ पूछना है? पूछना है तो पूछ लो। नहीं, यहाँ पे जो है वो x ही लिखेंगे, और यहाँ पे आपको y भी दे सकते हैं, यहाँ पे आपको k भी दे सकते हैं। और एक पुरानी बुक थी तो यहाँ पे हर एक में x लिखा था, तो ये बच्चे जो बात कर रहा हूँ मिस्टेक करते ही करते थे। तो अब बात को आगे बढ़ाते हैं और इसे नंबर 2 कह देंगे, और फिर हमें इन दोनों को कंपेयर करना है, जो कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से पहले हमें a b c का पता लगाना है। तो अब देखें होना क्या है कि सबसे पहले भाई यहाँ तो y दिया है और यहाँ पे x दिया है, तो हमें यहाँ पे ये लिखना है कि हेयर x जो है वो अब x नहीं है बल्कि x को y लेंगे। जो थोड़ी देर, मैं पहले इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ। फॉर्मूला हमारे पास होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है x माइनस ब्रैकेट में b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस का 4a और c। ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है जिसे आपने याद करके जाना है, और एग्जाम के अंदर ये नहीं बताया जाता बल्कि आप घर से याद करके जाते हैं। और यहाँ पे चूंकि x आया है, क्यों कि ये इस इक्वेशन से ये फॉर्मूला ड्राइव हुआ है। ये a आपका ये वाला है, b आपके ये वाले हैं, ये वाले हैं, और c आपका ये वाला है, और x जो है वो ये वाला है। अब इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले तो 100 में से अप्रॉक्सीमेट 22 ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि यहाँ पे y लिखा होगा तो यहाँ पे x रहने देंगे। तो अगर टीचर बहुत अच्छा पढ़ाता है तो पूरे क्वेश्चन को काट देगा। लिहाजा ये वो, तभी मैंने कहा था कि अगर आप इसे मिडल टर्म ब्रेकिंग से करें तो ये गलतियां होती नहीं है। क्वाड्रेटिक एक तो लंबा भी होता है और दूसरा इसमें बहुत सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन अगर मिडल टर्म ब्रेक नहीं होगी तो फिर तो हमें क्वाड्रेटिक से करना ही करना है। तो लिहाजा इसको हमें अच्छा समझना ही समझना है। तो x आ गया y के बराबर। बाकी देखो यहाँ a लिखा है, यहाँ क्या लिखा है 2 लिखा है, तो हम 2 लिख देंगे। यहाँ b लिखा है, यहाँ साइन के साथ लिखना है कि b इज इक्वल टू -7 और c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6 है। असल में मैथ्स के अंदर तरीकेकार होते हैं, कोई टीचर अपने जहन से नहीं बनाता बल्कि हमें पूरी दुनिया में ऐसे ही पढ़ाया जाता है, सिर्फ परफॉर्म करना आना चाहिए। अब यहाँ पे हम लिखेंगे बाय यूजिंग, चूँकि ये इसका कॉन्सेप्ट देना था मैंने लिखा, लेकिन जब ये फॉर्मूला लिखेंगे तो उससे पहले हम लिखेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, जैसे बच्चे इसको लिखते हैं ना अलिफ बे पे, आप इसे 10-10 बार लिखें ताकि अच्छी तरह याद हो जाए। अब हमें करना क्या है कि इसमें तब्दीलियां आएंगी, ठीक है, और तब्दीलियां किस तरह आएंगी कि x बदल के क्या हो जाएगा y। तो इसको याद रखना है, ये मिस्टेक मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि 100 में से 32-33 बच्चे जो है ना यहाँ पे x लिख के आ जाएंगे और जिंदगी भर सोचते रहेंगे बोर्ड में हमारे नंबर क्यों कटे। ठीक है, तो लेकिन उनको ये मिस्टेक जिंदगी भर समझ नहीं आनी। तो एग्जाम में नंबर ऐसे नहीं कटते और यकीनी तौर पे आपने कोई गलतियां की होती हैं। तो अब यहाँ पे माइनस है तो b की जगह अब क्या रख देंगे -7। अच्छा, बहुत से बच्चे मुझसे ये कहते हैं कि भाई आप ब्रैकेट बनाते हैं जबकि बाकी टीचर तो वैसे ही करते हैं। तो याद रखें कि जब भी किसी वेरिएबल की जगह वैल्यू रखें तो आपने उसे कपड़े पहना के रखने हैं, यानी कि ब्रैकेट के अंदर लिखना है। अब अगर मैं ब्रैकेट नहीं डालता तो बच्चे पता है क्या मिस्टेक करते हैं। बहुत अच्छा हमें क्वेश्चन अल्लाह की तरफ से मिल गया कि ये माइनस है ना, अब फर्ज करें अगर मैं ये ब्रैकेट नहीं बनाता
तो बहुत से बच्चे समझते हैं कि ये जो माइनस है ना ये आ गया और हमें सिर्फ 7 लिखना है। तो ये वो मिस्टेक होती है जो कि इंसान करता नहीं है, हो जाती है। तो और वैसे भी याद रखें कि अंग्रेज लोग इसीलिए कामयाब हैं कि वो असूल से चलते हैं। और असूल क्या है कि जब भी आप किसी वेरिएबल की जगह वैल्यू रखें, आप ब्रैकेट में रखें, आपकी 10 गलतियां से आप बच जाओगे, ठीक है। लेकिन हम एशियन मैथ्स पढ़ाने वाले जो है ना चलाक होते हैं, जहाँ ब्रैकेट की ज़रूरत है लगा दिया, जहाँ नहीं ज़रूरत वहाँ पे नहीं लगाया। जबकि अगर हम देखें तरक्की याफ्ता मुल्कों में तो टीचर भले बहुत तेज़ हो या दरमियाना हो, लेकिन वो हमेशा असूल से चलेगा। तो असूल पे चलने के फ़ायदे हैं, सबको समझ आ जाता है। प्लस माइनस अंडर रूट बी की जगह क्या आ जाएगा? बी की जगह बताओ क्या आएगा मरियम, क्या आएगा यहाँ बी की जगह? -7 आएगा, ठीक है। और 4 के बाद ए की जगह क्या आएगा? 2 आएगा। और इसी तरह यहाँ पे सी की जगह क्या आना है? 6। अच्छा, इसी तरह अपॉन में 2 और ए की जगह क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब बच्चों आप बताओ, मैंने इसमें एक गलती की है, कोई बताएगा गलती क्या की है? स्क्वायर नहीं लगाया -7 के ऊपर। -7 के ऊपर तो स्क्वायर इधर तो आता ही नहीं है, उधर। ये 6 के छत की कमी है, छोटा छत डाल दिया, इसे पूरा आगे तक करना। तो ये जानबूझ के मैंने गड़बड़ की, क्योंकि ये गड़बड़ आप करते हैं फिर बुढ़ापे तक सोचते हैं आपके नंबर कम क्यों आए। तो -7 के ऊपर भी तो स्क्वायर आएगा। ये मेरी मिस्टेक थी, वेरी गुड, जबरदस्त। लेकिन ये बात छत की हो रही थी। और देखो मिस्टेक इंसान से ऐसी भी होती हैं कि करता नहीं है, हो जाती हैं। अक्सर बच्चे कहते हैं सर आपके तो पूरे नंबर आएंगे, ऐसा नहीं है, मिस्टेक सबसे होती है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो अब आगे चलेंगे तो क्या होगा? माइनस माइनस प्लस का 7 हो जाएगा, और प्लस माइनस और रूट के अंदर -7 का स्क्वायर प्लस का 49 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है तो माइनस प्लस हो जाएगा। और इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा कि 4 2 8, और 8 को 6 से किया तो कितना हो जाएगा? 4 को 8 से करेंगे तो मेरे ख्याल से 48 होता है, सही है ना? चूंकि 6 2 12 और 12 को 4 से करेंगे तो 48। अच्छा, अपॉन में आ गया 2 2 4 आ गया। अब आगे चल रहे हैं तो 7 प्लस माइनस रूट के अंदर 1 आ चुका, क्या आया? 1। तो उसके बाद आपके नीचे यहाँ पे 4 आ गया। अब उसके बाद उस साइड चलते हैं ताकि आपको नजर आता रहे, तो आप लोग बेशक इसके नीचे कंटिन्यू करते रहेंगे। तो अब देखें यहाँ पे क्या हुआ है कि y के बाद यहाँ पे प्लस का 7 है, और प्लस माइनस के बाद रूट से 1 बाहर आ गया। और 1 नंबर ऐसा है जिसके ऊपर कोई भी पावर हो तो वो रूट से 1 तो बाहर आ जाता है, और इस पे कोई पावर असर नहीं करती। अपॉन में क्या है? 4 है। अच्छा, अब यहाँ पे बाद में बात करेंगे, पहले इसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो एक बार इसे प्लस में सॉल्व करना है, और कॉमा डाल के एक बार हमें इसे माइनस में सॉल्व करना है, और अपॉन में 4 आ जाएगा। तो ये आपका 8 आया और अपॉन में 4 आया। यहाँ पे 6 और नीचे 4, ये कैंसिल हो गया। देखिए आंसर वही आया जैसे कि मैंने आपको मिसाल क्या दी थी कि एरोप्लेन भी लाहौर जा रहा है, ट्रेन भी लाहौर जा रही है, बस भी लाहौर जा रही है, लेकिन ये तरीका डिफरेंट था। जहाज पता है हवा में उड़ता है, ट्रेन ट्रैक पे चलती है, और बसें जो हैं हमारे रोड पे चलती हैं, लेकिन सब लाहौर पहुंचती हैं, ठीक है। तो अब इसका सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों? यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 और 3/2 है। इस बार देखो मैंने कर्ली ब्रैकेट बनाया है, इसमें कभी स्मॉल भी बना देते हैं, कभी कर्ली भी बना देते हैं, लेकिन सिंगल ब्रैकेट होता है। अगर एक ही वेरिएबल के 2 आंसर हो तो ये सिंगल है। अब आप लोग इस क्वेश्चन को उतार लो, और मैं अब पता क्या बताऊंगा आपको कि आपको कहूंगा कि भाई आप 10 क्वेश्चन कराओ, 20 घर से कराओ, फिर भी आप में प्रॉब्लम रहेगा। आपको इसी क्वेश्चन से हम ऐसी बात बताएंगे कि आपका हर मसला हल हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल 4 बातें बनती हैं,
और पहली बात कौन सी है कि वो नंबर यहाँ पे आए जो रूट से बाहर निकल आता हो। जैसे 1 रूट से बाहर निकल के क्या होगा मरियम? 1 4 है तो रूट से बाहर निकल के क्या होगा? 2 9 है तो क्या होगा? 3 ये सारे ना वडेरे हैं, ये जेल के अंदर नहीं रहते। ये 25 है तो ये भी बाहर निकल आएगा 5 बन के, लेकिन इसकी जगह अगर 7 है तो रूट से बाहर नहीं निकलेगा। ये बेचारी गरीब आवाम है, ये जेल में ही रहेगी। तो लिहाजा अगर हम कहें, अगर हम मैथ्स की लैंग्वेज में कहें कि भाई हमारे वडेरे कौन है, तो भाई वडेरे अगर सुन ले तो मुझे उठा के ना ले जाए। तो वडेरे हमारा 1, 4, 9, 25, 36 ये सारे रूट के अंदर आएंगे ना, तो वो एक टाइप है। और वो उसमें क्या होगा, जैसे ही रूट के अंदर अगर 36 है 6 हो जाएगा, 49 है 7 हो जाएगा, फिर एक बार प्लस में हो जाएगा, एक बार माइनस में हो जाएगा। वो है टाइप नंबर 1। अच्छा, एक बड़ी पते की बात आपको बताने लगा हूँ, क्योंकि मैथ्स में वाइवा तो होता नहीं है, प्रैक्टिकल तो होता नहीं है। आप एक सवाल बड़ा बेहतरीन है, अगर ये इक्वेशन हो और एक वाइवा पूछा जाए, एक सवाल किया जाए, भाई ये एक इक्वेशन है, हल नहीं करना आपने, सॉल्व नहीं करना, लेकिन इसका आंसर ये है, तो आप बताओ कि ये फैक्टराइजेशन से क्वेश्चन हो सकता था कि नहीं हो सकता था? तो पता है इसका जवाब क्या होगा? हो सकता था फैक्टराइजेशन से, और हमने किया भी है। लेकिन हमें कैसे पता लगा? इसका आंसर जब रूट में आता है तो इसका मतलब है कि फैक्टराइजेशन मेथड जो है ना, इससे मना कर देता, कहता मैं नहीं हल कर सकता इसको। और मैंने क्या कहा था, 100 के 100 क्वेश्चन का आंसर जो है क्वाड्रेटिक से आता है, लेकिन जब आंसर विदाउट रूट आएगा, जैसे कि 2 और 3/2, तो ये इस बात का इशारा है कि अगर हम इसे फैक्टराइजेशन से करते तो इसको होना था। लेकिन इसके अंदर जैसे मैंने 4 पॉइंट्स लिखे, तो 3 बातें जब करूंगा, वो तीनों बातों के अंदर क्या है कि ये यहाँ पे आंसर रूट्स में आएगा, और वो तमाम क्वेश्चन जो है वो फैक्टराइजेशन से नहीं होंगे। आप इसे उतार लें, फिर इसके बाद हम वो बात डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक ही क्वेश्चन से हम तमाम क्वेश्चंस को सीखेंगे। ये जो मैंने 4 लिखा है ना, ये इस लिहाज से लिखा है कि ये पहली बात है, अगर ऐसे होगा तो हमारा क्वेश्चन जैसे सॉल्व हुआ था ऐसे ही होगा। लेकिन फर्ज करें कि हम ऊपर से कोई क्वेश्चन कर रहे हैं और करते करते हम इसकी जगह हमारे पास ये शक्ल आ जाती है, y = 7 ± √5 और उसके बाद अपॉन में लिखा हो 4 ले लो। तो अगर फर्ज करो ऐसे ही क्वेश्चन है, इसी तरह से चलते 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 हमारे पास मरियम इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है। तो जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे 1 हो, 9 हो, 16 हो, वो तो सारे रूट से बाहर निकल आते हैं। तो वडेरे मैंने इसलिए कहा था, वडेरे कह लो, चौधरी कह लो, खान साहब कह लो, पैसे वाले होते हैं ना, रूट को अगर हम जेल समझे तो वो जेल से निकल आते हैं। ये बेचारे गरीब आवाम। अब 5 किसी का स्क्वायर नहीं, कोई भी नहीं है, तो मतलब 5 को हम कह सकते हैं बिल्कुल ऐसा एक नंबर है जैसे गरीब मस्कीन, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया। ये रूट के अंदर अगर आएंगे ना, तो ये एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस वाला सिलसिला नहीं चलेगा। और ये बात है हमारी दूसरी। और इस सूरत में हमारा सोल्यूशन सेट क्या होगा कि हम चाहें तो अलग अलग करके लिख दें, प्लस में और माइनस में, चाहें तो एक साथ लिख दें। तो क्या हमारे पास आएगा 7 ± √5/4। तो अभी हमने क्या देखा कि हम अगर यही क्वेश्चन हम शुरू से करते तो भाई मैं अनाड़ी होता। सही है, हमने 30 ईयर से एक्सपीरियंस से हमने वो हिस्सा पकड़ा है कि आप कोई भी क्वेश्चन करोगे ना तो 4 बातें आएंगी। एक बात तो वही आ गई। अब दूसरी बात ये है कि अच्छा ऐसा आता है ना तो बच्चों को बड़ा मजा आता है, क्योंकि आपने देखा एक दफा प्लस में हुआ, एक दफा माइनस में, इधर होता है इधर ही रुक जाता है। लेकिन
ये क्वेश्चन क्या फैक्टराइजेशन से होगा? नहीं। बिल्कुल नहीं होगा। है भाई, सुन लो आप लोग भी, क्योंकि जब रूट में आता है तो यही इसको मसला होता है कि जो आंसर ओरिजिनल क्वाड्रेटिक से होने वाले होते हैं ना, उसमें आंसर में रूट आता है। अच्छा, ये पहली बात, ये दूसरी बात। और तीसरी बात क्या है कि तीसरी बात इस तरह से है कि यहाँ पे y लिखा है और यहाँ पे 6 लिखा है और प्लस माइनस रूट में 0 आ गया। ठीक है, रूट में 0 आ गया और नीचे है 4। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस में आते हैं जो हमारे क्वेश्चन a स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी कि डायरेक्ट फॉर्मूले से होने की जो सलाहियत रखते हैं, जो क्लास 9 में आपने पढ़ा था। यानी कि ऐसे क्वेश्चंस के अंदर रूट के अंदर 0 आ जाता है, और जब 0 आता है रूट के अंदर तो आपको पता है 0 ना तो ऐड होता है ना सब्ट्रैक्ट होता है। तो ये अगले स्टेप में क्या होता है कि ये हो जाता है 6/4। तो ये हटा ही देते हैं क्योंकि 0 रूट से बाहर निकल के भी 0 है। तो अब इसे हम जब कैंसिल करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 3/2। 1 भी तो निकल के 1 हो जाता है। 1 हो जाता है, लेकिन 1 एक क्वांटिटी है, 0 कोई क्वांटिटी नहीं है। क्योंकि देखो 6 + 1 7 होता है। 6 में तब्दीली आई ना तो 7 हुआ, लेकिन 6 + 0 क्या हुआ? 6 हुआ। तो 0 का क्या काम है? अगर बंदा किसी को एक गिफ्ट देता है तो वो एक गिफ्ट है, और किसी को कहता है कि 0 गिफ्ट, तो वो गिफ्ट नहीं होता, वो 0 होता। तो लेकिन यहाँ पे हमारा एक कॉन्सेप्ट बनता है कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है y के ऊपर स्क्वायर होता है तो इसके हमेशा कितने आंसर आते हैं? 2 आते हैं। तो अभी भी ये आंसर 2 ही आए हुए हैं, लेकिन क्या है कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में जब दोनों आंसर एक जैसे होते हैं ना, इक्वल रूट्स होते हैं, तो वो एक मेंशन कर रहा होता है। लेकिन इसमें अगर आपने अच्छे नंबर्स लेने हैं, अपना नोट्स की तरह अच्छा बनाना है, तो आप ये कह सकते हैं कि 2 रूट्स ऑल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देन फिर आगे आपने पता क्या लिखना है कि एक आंसर के बजाय आप 2 आंसर लिख दो। ठीक है, क्योंकि वजह यह कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आंसर 2 ही आते हैं, लेकिन जब रूट में 0 आता है ना तो इसका मतलब है कि दोनों आंसर हमारे एक जैसे हैं। अब जैसे यहाँ पे इससे पहले 2 मुख्तलिफ आंसर आए थे। अगर फर्ज करो मेरे 2 बच्चे हैं और एक को मैं 10 रुपए देता हूँ, एक को मैं 5 रुपए देता हूँ, तो मैं ये एक ही जुमला बोल सकता हूँ कि भाई तुम 5 ले लो, तुम 10 ले लो। लेकिन फर्ज करो अगर मेरे जुड़वा बच्चे हों और मैं दोनों को 5 दूं, तो मैं ये नहीं कहूँगा भाई तुम भी 5 लो, तुम भी 5 लो। मैं उसे ये भी कह सकता हूँ 5 ले लो। तो इसका मतलब है कि जब 2 डिफरेंट होते हैं तो यहाँ 2 डिफरेंट आते हैं, और जहाँ एक जैसे होते हैं क्वाड्रेटिक की मजबूरी होती है वो आंसर एक शो करता है लेकिन वो 2 होते हैं। अब ये मैंने क्या लिखा है 2 रूट्स ऑफ ऑल इक्वेशन होना चाहिए था, बहरहाल लिख लीजिएगा ऑल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देन यानी हमने पहले अपना नॉलेज उनको दिखाया कि भाई हर इक्वेशन के कितने रूट्स होते हैं? 2 होते हैं। तो हमने इस तरह 2 बार लिख के बताएंगे ना, तो सारे बच्चे अगर एक आंसर लिख रहे हैं तो अगर टीचर अच्छा होगा तो थोड़ा आपके इस प्रोसेस से आपका अंदाजा लगाएगा कि बच्चा थोड़ा नॉलेज का अच्छा है। अगर नहीं लिखेंगे भाई 5 में से तो 5 ही नंबर आने हैं, लेकिन लिखेंगे तो बस ये है थोड़ा, जैसे बंदा अच्छा शादी पर ड्रेस पहनता है तो थोड़ा बहुत अच्छा पहनता है, तो खाना जब खाते हैं तो दोनों एक ही खाते हैं, लेकिन बस ये है कि थोड़ा सा उसकी लुकिंग वाइज थोड़ा सा अच्छा लगता है और उसके कभी कभार फायदे भी हो जाते हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। तो ये कौन सी बात थी? 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई। तो अब जो चौथी बात है ना, ये जब आती है ना तो बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं। और चौथी बात क्या है कि y यहाँ पे 6 लिखा है, प्लस माइनस रूट में 24 लिखा है, और अपॉन में क्या लिखा हुआ है? अपॉन में 8 ले लो।
अपनी तरफ से हम ले रहे हैं भाई कि कोई ऊपर से चलते चलते यहाँ तक ऐसे आएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये चौथी शक्ल आखिर क्यों है चौथी शक्ल? भाई इधर आप इधर देखें तो ये चौथी शक्ल इसलिए है चौथी शक्ल कि यहाँ वो नंबर थे जो रूट से बाहर आ रहे थे, ये वो नंबर था जो रूट से बाहर ही नहीं आ रहा था। और भाई ये तो एक एटमी धमाका था जो जेल के अंदर बम फटा है, तो फिर फटने के बाद खत्म हो गया जेल, तो फिर एक ही आंसर आया। लेकिन यहाँ पे असल में इन तीनों से डिफरेंट बात है, क्योंकि अगर ये 24 होगा तो हमें इसके फैक्टर बना के देखना है कि कितना बाहर आएगा। ये 12 आ गया, ये 2 से 6 आ गया, 2 से 3 आ गया और यहाँ 3 आया। तो अब आप देखेंगे, आपको पता है कि रूट के अंदर दो एक जैसे हों तो एक बाहर आ जाता है। तो अगला स्टेप इसका क्या होगा, 6 प्लस माइनस, यानी कि ये 2 इसके अंदर से निकल आएगा और 3 2 6 चूंकि पेयर नहीं बना सका और ये अंदर ही रहेगा, ठीक है। और इसके बाद अपॉन में 8 रहेगा। अच्छा, इसके बाद आगे भी चलेगा, लेकिन एक स्टूडेंट ने मुझसे, जो मेरा स्टूडेंट था किसी बहुत पहले दौर में, बड़ा अच्छा पढ़ने वाला था, तो उसने, याद रहते हैं ऐसे बच्चे जब ऐसी बात करते हैं, तो इसी अंदाज से मैं आज से तकरीबन 25-26 साल से ऐसे ही मैं पढ़ा रहा हूँ इसको। तो वो कहते हैं कि सर ये तो वडेरा है जो जेल से बाहर निकल आया, और ये गरीब अवाम है जो जेल से ही नहीं निकली, और ये मतलब जेल के अंदर कोई धमाका हो गया, उसके बाद एक आंसर ही मर गया इसमें से, तो दोनों एक जैसे। तो वो कहता है सर ये कौन है? तो भाई इसको हम कह सकते हैं ये एक जेल में एक खातून है और एक गोद में बच्चा था। तो आपको पता है जब जेल होती है तो बड़ी उम्र वाली को होती है, तो बच्चा तो बाहर निकल गया लेकिन माँ अंदर ही है। तो ये सारी बातें हमारे जो टीचर लोग हैं वो इसलिए करते हैं इस तरह की कि आपको ये चीजें याद रहे। कि अब बहुत से बच्चे जो है ना इस तरह याद रखते हैं कि भाई वो जिसमें वालदा को जेल हो गई थी, बच्चा बाहर चले गया था, वो वाला क्वेश्चन आया जहाँ जेल के अंदर धमाका फट जाता है और बेचारा गरीब आवाम वाला आ गया, वडेरे वाला क्वेश्चन आ गया। तो ये इंडिकेशंस होते हैं, जैसे बसों के स्टॉप्स होते हैं, अगर ना हो तो मेरा हर बंदा बस के बाहर मुंह निकाल के देख रहा हो मेरा इलाका आया है कि नहीं आया। तो हर इंडिकेशन अगर रख दी जाए, दुनिया की मिसाल तो वो है तो ये एक्स्ट्रा बातें हैं लेकिन थोड़ा इजी रहता है इसमें। अच्छा, इसमें जो है ना अगर आप इधर छोड़ देंगे तो आपके नंबर कटेंगे। अब आपको क्या है कि इसमें से देखने कुछ कॉमन आता है, तो कॉमन इसमें से 2 आ रहा है, तो 2 कॉमन लेंगे। और याद रखें कि अगर यहाँ पे 5 लिखा होता, यहाँ 6 लिखा होता, फिर ये आंसर था। लेकिन अगर यहाँ से ऐसा नंबर कॉमन आ रहा है जो इससे कट रहा है, तो हम इसे आगे चलाएंगे। तो कॉमन क्या आया, 3 प्लस माइनस और रूट के 6, और ये 2 बाहर आ गए। और इस 8 को हम जो है ना जरा अच्छा स्टाइल करें ना तो 4 इंटू 2 लिख देंगे। है तो ये 8 ही है, लेकिन ऐसे क्यों लिखेंगे कि हम इसे गंदा ना करें बल्कि 2 को 2 से कैंसिल कर दें। तो अब हमारे पास ये 2 आंसर आ चुके हैं। तो एक आंसर हमारे पास क्या आया, एक आंसर आया हमारे पास 3 प्लस माइनस अंडर रूट 6, और दोनों को हमने एक साथ लिख दिया। तो ये हमारे आंसर आ गए। तो ये 4 बातें, आपकी 5वीं बात इसमें एक है लेकिन वो आपके क्लास का लेवल नहीं है। वो 5वीं बात ये है कि अगर रूट के अंदर माइनस आ जाता है ना तो वो फर्स्ट ईयर क्लास शुरू हो जाती है। लेकिन हमें कभी मैट्रिक क्लास में ऐसा क्वेश्चन नहीं देते कि रूट के अंदर माइनस है, क्योंकि रूट के अंदर अगर माइनस आता है तो मैथ एरर होता है, वो आगे फर्दर सॉल्व नहीं होता। तो जैसे मैंने कहा था कि 100 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक से हो जाते हैं, तो एक्चुअल 100 होते हैं लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो आगे नहीं चलते, वो वहाँ फिर फर्स्ट ईयर स्टार्ट हो जाता है। तो ये 4 बातें जिसने सीख ली ना, तो चैलेंज के साथ कि कोई भी क्वेश्चन आएगा तो यहाँ तो शक्ल नंबर 1 या 2 या 3 या फिर 4, 5वीं शक्ल वही है कि रूट के अंदर नेगेटिव। जैसे अक्सर मैं बाद अगर पेपर बनाता हूँ, बुक मेरे पास नहीं होती है, तो मैं देखता हूँ कि आंसर में रूट में जो है नेगेटिव आ गया, तो थोड़ी सी होती है परेशानी, चूँकि ऐसा मैट्रिक क्लास में होता नहीं है। लेकिन बिलफर्ज अगर किसी बोर्ड में भी गलती हो जाए तो वो फिर आगे नहीं चलता, उसको स्टॉप कर देते। फर्स्ट ईयर होता है तो आगे चलता है,
अच्छा, अब ये आप लोग लिखते भी हैं और लिखने के साथ मुझे स्टार्टिंग में कुछ बातें बड़ी इंपॉर्टेंट बतानी है, वो नोट कर लें तो ये 100% आपकी पूरी एक्सरसाइज कवर हो जाएगी। अब देखो, अगर फर्ज करें यहाँ पे मैं वाई स्क्वायर रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं वाई रिमूव कर रहा हूँ और रिमूव करने के बाद मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे बी का स्क्वायर लिख देता हूँ और ऐसे क्वेश्चन बुक में मौजूद है, तो मैंने यहाँ पे बी लिख दिया। तो याद रखो, अगर ये ए हो, बी हो या सी हो, ये खतरनाक काम है, क्योंकि इस सूरत में देखो ए इधर भी आ रहा है, बी इधर भी आ रहा है, सी इधर भी आ रहा है। अगर यहाँ बी दिया है तो ये तो एक्स ही रहेगा, लेकिन आप इसे लिख देना A1, B1 और C1, और फॉर्मूले के अंदर यहाँ पे जब B आएगा, यहाँ पे B आएगा तो ये होगा B1, B1, A1, C1 और A1। तो लिहाजा अगर यहाँ पे B आता है तो ये हरकत हमें करनी पड़ेगी। हम इसे नहीं छेड़ सकते, लेकिन हम फॉर्मूले के ABC को छेड़ देंगे। क्योंकि देखो, एक घर में किसी बच्चे की पैदाइश होती है, उसका नाम अगर जमाल होता है तो दूसरा बच्चा जमाल नहीं कमाल होता है, तो उसका कोई ना कोई नाम चेंज होता है। तो अगर हम कहेंगे जमाल तो दोनों आ जाएंगे, तो वो फिर वैल्यू इधर भी रखनी पड़ेगी, इधर भी, यहाँ बी आएगा, यहाँ B1 आएगा। अच्छा, एक बात इसमें और है कि फर्ज करें यहाँ पे आपको यूं इक्वेशन देते हैं, क्योंकि मैंने एक ही क्वेश्चन से भाई सारा आपका कवर अप करना है, क्योंकि ताकि हम लोग 2 दिन की क्लास आपकी लेते हैं, ताकि आप लोग जो है वो इन्हीं क्लासों से कवर अप कर दो। तो ये है 2x² और यहाँ पे लिखा है प्लस का 5। तो भाई पहले यहाँ की 4 बातें थी, अब यहाँ की बातें। अगर फर्ज करो ऐसे लिखा है तो x² x है, फिर कांस्टेंट है। अब यहाँ पे क्या मिसिंग है, क्या मिसिंग है, यहाँ पे x मिसिंग है, तो हमें यहाँ पे लिखना होगा 2x² और जो मिसिंग है उसका कोफिशिएंट हमें क्या करना है 0x, और आगे क्या करेंगे +5। तो अब इसके बाद क्या होगा कि a हमारे पास जो है वो 2 हो जाएगा, b हमारे पास 0 हो जाएगा और c हमारे पास 5 हो जाएगा। भाई सारी बातें खत्म हो गई, बस अल्लाह करे आपको समझ आ चुकी हो तो ठीक है। तो आज की क्लास हम खत्म करते हैं और इंशाल्लाह अगली क्लास में हम अपनी क्लास के स्टूडेंट्स को कंप्लीटिंग भी करवाएंगे, क्योंकि बोर्ड में कंप्लीटिंग आए ना आए हम आपको समझाएंगे, लेकिन वीडियोस हमने इन 2 एक्सरसाइजों के ऊपर बनाई है और कंप्लीटिंग पे हम यूट्यूब पे वीडियो नहीं बनाएंगे फिलहाल, क्योंकि इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि आपका सिलेबस कंप्लीट करना है हमने, ठीक है। तो भाई आप लोग काम करते हैं सारे। तो तमाम यूट्यूब पे देखने वाले स्टूडेंट्स सर शाहिद आपसे इजाज़त चाहेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।